आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी रहेगी। आज लोकसभा में हैवीवेट मुकाबला होने की उम्मीद है। हैवीवेट मुकाबला इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी चर्चा में शामिल होंगे। पहले कहा जा रहा था कि राहुल कल बोलेंगे, कल राहुल नहीं बोले। गौरव गोगोई ने शुरुआत की और आज का दिन चुना है राहुल गांधी ने बोलने के लिए, चर्चा में शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है कि शायद 12 बजे के आसपास राहुल गांधी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में भाग लेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोलेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। तो कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी, हिबी ईडन भी सरकार पर हमला बोलेंगे। तो देखिए, हैवीवेट नेताओं का दिन है आज जो चर्चा में शामिल होंगे। तो आज का दिन महत्वपूर्ण और देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे और अमित शाह कैसे देंगे विपक्ष के आरोपों का जवाब। अविश्वास प्रस्ताव की जंग के बीच बीजेपी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि देश को बचाना है तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को भारत छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी ने पीएम मोदी का वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर निशाना साधा गया था। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सांसदों ने अपने हाथों में क्विट इंडिया मूवमेंट की तख्तियां ले रखी थी और ये प्रदर्शन वंशवाद पर बीजेपी के प्रहार के तौर पर सामने आ रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी एक महाअभियान चलाने जा रही है। संसद भवन के भीतर गांधी प्रतिमा के नीचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए, तमाम जो सांसद हैं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं। वंशवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया के तहत तमाम हाथों में बैनर और जो है पोस्टर्स लेके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर इनकी डिमांड यही है कि जो है इस क्विट इंडिया के माध्यम से नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करे। दिलीप घोष मेरे साथ मौजूद है। दिलीप घोष जी, आप तुष्टीकरण क्विट इंडिया लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, मकसद क्या है, क्या अभियान आप लोग चलाने वाले हैं? एक समय हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज को भगाने के लिए क्विट इंडिया का मूवमेंट रखा था। उस ऐतिहासिक दिन में आज भी देश में देश जिस कारण से पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका कारण है तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आज इस बार की स्लोगन है तुष्टीकरण भारत छोड़ो, क्विट इंडिया तुष्टीकरण, क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया परिवारवाद। उसी को लेकर आज गांधी मूर्ति के सामने हमारा तो ये किस तरीके से आप लोग महाअभियान चलाने वाले हैं? पूरा देश में चलेगा, हर बूथ तक पहुंचेंगे हम, हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि देखो, माननीय मोदी जी ने 9 साल में देश को कहां से कहां तक ले गए, लेकिन जो लोग पिछले 70 साल से इस देश को लूट रहे थे और परिवारवाद के माध्यम से, तुष्टीकरण के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, और ये तीनों एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, समापन कम होगा, ये चलेगा अभी साल भर। और देखिए, क्विट इंडिया के जरिए बीजेपी के निशाने पर विपक्ष रहा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। और रविशंकर प्रसाद ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बहाने राहुल को निशाने पर लिया तो अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में।
तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं। तो यही तो उनकी और एक ही तो काम बनते हैं, देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, मणिपुर के लिए नहीं सोचते, खाली राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं और कुछ नहीं आते हैं इन लोगों को, सिर्फ गाली दिया करो और राहुल गांधी के परिवार को। देखिए, आरोप प्रत्यारोप काफी तेज है और आज का दिन भी देखने वाली बात होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरा दिन है चर्चा का। आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि पिछले 60 साल में कैसे अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एक बड़ा हथियार साबित हुआ है। सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सांसद आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, फिर उसके बाद ये 28 बार लाया गया। कुछ पीएम को इस्तीफा तक देना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। संसद में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास बहुत पुराना है। अविश्वास प्रस्ताव नाम का ब्रह्मास्त्र जब जब भी सदन में आया, न केवल चर्चा का सबब बना बल्कि कई सरकारों को सत्ता से जाना भी पड़ा। एक बार फिर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है, लेकिन हम आपको आज अविश्वास के फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ और कैसे इसका जवाब दिया गया। वो साल 2018 था। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया, जो बुरी तरह फेल हो गया था। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक दिलचस्प किस्सा हुआ था। कांग्रेस नेता अचानक अपनी सीट से उठे और मोदी को गले लगा लिया था। हालांकि पीएम मोदी ने राहुल के इस अंदाज पर चुटकी भी ली थी। मैं तो हैरान हुआ सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है। 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। वैसे विपक्ष मोदी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया, उसके लिए पीएम मोदी ने 2018 में ही 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुभकामनाएं दे दी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। अटल बिहारी वाजपेयी को भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 1999 में महज 1 वोट से सत्ता गंवानी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव का वो ऐतिहासिक भाषण आज भी लोगों की जुबान पर है। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए।
दरअसल 17 अप्रैल 1999 को अटल सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और केवल एक वोट से सरकार का पतन हो गया। अन्ना डीएमके की नेता जयललिता के समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में आ गई थी। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन वोटिंग में एनडीए की जीत हुई थी। यह 28वां मौका है जब केंद्र की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के बाद 1963 में पहली बार किसी सरकार का सामना संसद में अविश्वास प्रस्ताव से हुआ था। 1962 के चीन युद्ध में हार के बाद आचार्य जेबी कृपलानी ने अगस्त 1963 में संसद के मानसून सत्र के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया था। अब एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में एक बार फिर से सरकार विश्वास की कटौती में कसी जा रही है। हालांकि ये सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव महज एक शिगूफा बस है, क्योंकि बहुमत से कहीं ज्यादा नंबरों वाली सरकार को इस बात का डर कतई नहीं कि उसे सत्ता से बेदखल होना होगा। लेकिन 2024 के चुनावों से ठीक पहले अविश्वास का दांव चलकर ये दिखाने की कोशिश है कि विपक्ष अगली लड़ाई पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।